जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास प्रारंभ किया है और इससे पहले इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोगों ने पढ़ा है। उसी का हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज आंसर राइटिंग करते हैं और बिल्कुल एकदम सिलेबस के अनुसार हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। जो भी बीटीसी बुक में दिया होगा क्वेश्चन उसी का आंसर कराया जाएगा। और अगली बात, और उसके अलावा जो भी वीवीआई और एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न होंगे वो सारे यहाँ पे सोल्व कराए जाएंगे। तो उसी संदर्भ में आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बीटीसी में राष्ट्रवाद क्या है। बीटीसी का हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय और विकास चैप्टर का नाम है उदय एवं विकास। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो हम लोगों ने पहले ही समझ चुका था कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसके प्रति विशेष भौगोलिक परिवेश में, सामाजिक परिवेश में, सांस्कृतिक परिवेश में एक एकीकृत पहचान बनाता है। एक झंडे के अंतर्गत हम रहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के यदि एग्जाम्पल हम देखते हैं तो एक तिरंगा झंडा के अंतर्गत यहाँ पे विभिन्न जाति है या भाषा है या विभिन्न धर्म है, ये सारे लोग एक एकीकृत तिरंगा झंडा के नीचे काम करते हैं, यानी एकीकृत साझा एक पहचान है। तो देखिए उसी प्रकार हम लोग आंसर राइटिंग किए हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। देखिए एक और चीज़, एग्जाम में भी या चाहे आप लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, वहाँ पे आप लोग को जो भी इम्पोर्टेंट शब्द लगता है वहाँ पे अंडरलाइन कीजिए। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, तो भावना को अंडरलाइन कीजिए। एग्जाम में भी अगर ये काम आप करते हैं तो आपको औरों से अलग नंबर दिया जाएगा। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसके तहत किसी विशेष भौगोलिक, अब यहाँ पे ये अंडरलाइन कीजिए, भौगोलिक, सामाजिक या सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की वाहक बनता है। एकता की वाहक बनता है, ये अंडरलाइन कीजिए। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि कोई भी भौगोलिक परिवेश हो या सामाजिक हो, कोई भी सामाजिक परिवेश हो, एक देश के अंतर्गत एक एकता के वाहक बनता है, यानी एकता कायम रखता है। राष्ट्रवाद ही एक ऐसा जिसके तहत एकीकृत झंडा एवं पहचान बनाता है। राष्ट्रवाद एकीकृत झंडा, एक झंडा है, भारत में एक ही झंडा रहता है और सब स्टेट के झंडा नहीं रहते हैं। तो एकीकृत झंडा है एवं पहचान बनाता है। और यह विचारधारा आधुनिक युग का विचारधारा है। हम लोग पिछले ही क्लास में समझ चुके थे कि ये जो विचारधारा है ये पुरातन विचारधारा नहीं है, आधुनिक युग का विचारधारा है। तो हम लोग राष्ट्रवाद ठीक तरीके से समझ गए हैं। यदि आप लोगों को और सारी इसमें समस्या है, समझने में जो भी कठिनाई है, तो आप नेक्स्ट क्लास में या कमेंट करके या कोई भी चीज़ से पूछ सकते हैं, या हम लोग का जो नंबर दिया गया है उस नंबर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आइए एक पहला क्वेश्चन ये हो गया, राष्ट्रवाद क्या है। एक दूसरा क्वेश्चन है, हम लोगों ने जितना ही कल समझे थे उसी से संदर्भित हम क्वेश्चन आज लिखाए हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और एक दिन समझेंगे, एक दिन आंसर राइटिंग कराया जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मेटरनिक व्यवस्था क्या है। ये भी बीटीसी का क्वेश्चन है, बीटीसी का क्वेश्चन है, ये भी बीटीसी का क्वेश्चन है। जो वीवीआई क्वेश्चन है वो भी कराया जाएगा। तो देखिए मेटरनिक व्यवस्था क्या है। हम लोगों ने मेटरनिक के बारे में समझा था कि जब नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में एकता की भावना ये सारे कायम कर दिया, तो उसके पश्चात क्या हुआ कि इसकी स्थिति डामाडोल होने लगा। तो पुनः एक मेटरनिक, जो यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था, क्वेश्चन भी आप लोग सब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जाएगा कि मेटरनिक कौन था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो मेटरनिक ने 1815 ईस्वी में 2-3 कंट्री के साथ, इंग्लैंड, जर्मनी और रूस को साथ मिलकर ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को, यानी नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित करा दिया वाटरलू की संधि में। और उसके पश्चात क्या हुआ कि अब पुरातन व्यवस्था कायम हुआ। जैसे कि पहले जो क्रांति, फ्रांस की क्रांति से पहले जो भी यूरोप में या फ्रांस में व्यवस्था था वो सारे फिर से कायम कर दिया। तो मेटरनिक क्या था
रूढ़िवादी। रूढ़िवादी कहने का अर्थ है कि रूढ़िवादी कहने का ये अर्थ है कि एकदम पुरातन व्यवस्था को प्रखर हो, समर्थक हो। जैसे कि हम लोग के परंपरा में है, जैसे पहले दास प्रथा परंपरा में था और दास प्रथा को हम लोग यदि मानते हैं तो रूढ़िवादी है, लेकिन ये अभी आधुनिक युग में इसका कोई महत्व नहीं है दास प्रथा का। तो ठीक उसी प्रकार मेटरनिक रूढ़िवादी तत्व या पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। नेपोलियन द्वारा अपनाई गई पद्धति या विचारधारा के विरोध था, यानी उसके द्वारा जो भी फ्रांस या अन्य यूरोपियन कंट्री जैसे कि इटली, जर्मनी को विजय करके और वहाँ पे जो नेपोलियन संहिता या और सारे कार्यों से एकीकृत किया था, उसका विरोध कौन कर रहा था? मेटरनिक कर रहा था। अतः आगे देखते हैं, अतः इस व्यवस्था के तहत यूरोप में, मतलब मेटरनिक व्यवस्था के तहत यहाँ पे, अतः इस व्यवस्था का कहने का अर्थ है कि मेटरनिक व्यवस्था के तहत यूरोप में पुनः राजतंत्र, सामंतवाद एवं वंशवाद की परंपरा आरंभ हुआ। मतलब इस व्यवस्था के तहत ऑस्ट्रिया के चांसलर जो मेटरनिक था, उसने पुनः यूरोप में अपना प्रभाव स्थापित किया और यहाँ तक कि फ्रांस में क्रांति की भावना जागृत हो चुका था, राष्ट्रवाद फैल चुका था, उसको समाप्त करके इसने फिर से एक बुर्गो राजवंश का जो वहाँ का शासक था उसे पुनः सत्ता सौंप दिया। यानी यूरोप में, यानी फ्रांस में पुनः बुर्गो राजवंश का सत्ता सौंप दिया। फिर ठीक उसी प्रकार से इटली और जर्मनी को छोटे छोटे टुकड़े करके कुछ क्षेत्रों पे स्वयं मेटरनिक यानी ऑस्ट्रिया उस पर अधिकृत किया और कुछ क्षेत्रों को इंग्लैंड और रूस को दे दिया। तो मेटरनिक व्यवस्था ने हम लोग ठीक प्रकार से समझा। ये भी बीटीसी का क्वेश्चन है। आइए हम लोग जितना इसके पिछले क्लास में पढ़े हैं उससे 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखते हैं, उसके बाद में क्लास को अंत करते हैं। देखिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है कि इटली और जर्मनी, हम लोगों ने बार बार यह रिवाइज किया और यह पढ़ा कि इटली और जर्मनी कहाँ स्थित है। तो इटली और जर्मनी किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो ये सारे क्वेश्चन है जो बीटीसी का क्वेश्चन है, इस पे आप लोग का मुख्य फोकस होना चाहिए, इसको आप लोग याद रखना ही चाहिए। बीटीसी का क्वेश्चन है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मन राइन संघ का स्थापना जर्मन राइन संघ का स्थापना किसने किया था? हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने अभियान के तहत यूरोप में जर्मन राइन संघ का स्थापना किया था। कौन से देश में? जर्मनी में। तो किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट यानी नेपोलियन ने। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। वियना सम्मेलन के पश्चात फ्रांस में किस वंश का शासक स्थापना हुआ? वियना सम्मेलन के पश्चात फ्रांस में किस वंश के शासक को सत्ता सौंपा गया? या किस वंश के शासक का अधिकार कायम हुआ? तो यहाँ पे हम लोगों ने बार बार पढ़ा है क्या कि
फ्रांस में बुर्गो, ये भी बीटीसी का क्वेश्चन है, तीनों बीटीसी का क्वेश्चन है। इसके अगर इतर हम लोगों ने पढ़ना चाहते हैं तो एक दो क्वेश्चन और देख सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। चलिए आज हम लोगों ने ये सब सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को समझेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से कितने क्वेश्चन का नंबर आता है? 40 नंबर का क्वेश्चन आता है। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव। और आप लोग मुख्य फोकस अगर ऑब्जेक्टिव पर भी करते हैं तो एग्जाम पास हो जाइएगा। यदि अच्छा नंबर लाना है, 80 में 75 से ऊपर नंबर लाना है, तो आपको लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और ऑब्जेक्टिव यानी इस दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पे फोकस करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये 4 क्वेश्चन देखा। कल के क्लास में हम लोग जर्मनी और इटली का एकीकरण समझेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में और इटली के एकीकरण में काउंट काबू और मेजनी है, बिस्मार्क है, इस सारे की भूमिका क्या थी, और इससे संबंधित क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।